गणपते नमः। आज की कथा में हम जानेंगे झारवीर गोगा जी किस तरह से रानी सीरियल से पहली बार मिलते हैं। जब वे रानी सीरियल को अपने स्वप्न में मिलने के बाद खोजते हुए जाते हैं और वे उसके रानी सीरियल के बाग में पहुंच जाते हैं और वहां पर बने हुए महल में जाकर सो जाते हैं। और जो बाग में जो उछल कूद जो नीले ने मचाई थी उसे देखकर रानी सीरियल भी बहुत क्रोधित हो जाती हैं। अब आगे की कथा जानते हैं कि दोपहर हो जाने के कारण बाग का माली भी अपनी मालिन के हाथ की बनी रोटी जीम कर बेफिक्री के साथ संग बगिया में ही सो गया था। इधर नीला धमा चौकड़ी मचा कर थक गया। शाम के समय ठंड के वक्त राजकुमारी सीरियल अपनी सखी सहेलियों को संग लेकर अपने महल से बाग की बसंत बहार की हरियाली का मजा लूटने अपने अपने डोलों पर सवार होकर अपनी माता रानी सिरोंजा की आज्ञा अनुसार बाग में आन विराजी। जब वह सखी सहेलियों के संग अपने अपने डोले से उतरी तब सबसे पहले अपनी नज़र कटोरा ताल पर ही जा पहुंची, जिसकी कई पैड़ियां टूटी फूटी पड़ी हुई थी। उसमें से नीले की लीद और पेशाब के कारण बड़ी भारी दुर्गंध उठ रही थी। बदबू के कारण उसका दिमाग फटा जा रहा था। राजकुमारी सीरियल की एक मुंह लगी सहेली बोली, राजकुमारी जी पहले कपड़े उतार कर आप स्नान करो, बड़ा आनंद आएगा। राजकुमारी को चिंता के कारण बेसमय का मजाक अच्छा न लगा। वह चौकीदार और बाग के मालिक की लापरवाही के कारण काफ़ी गुस्से में थी, जिन्होंने उधम मचाने वाले को न रोककर लापरवाही की हद कर दी। मैं आज ही पिताजी से कहकर इन्हें काफ़ी सज़ा दिलवाऊंगी, तभी इन लोगों की बुद्धि ठिकाने आवेगी। इस प्रकार सोचती विचारती जब अपनी सखी सहेलियों के साथ फाटक के रास्ते बाग में घुसी और अपने नौलखे बाग की हालत देखी तब तो तौबा ही मुख से निकल पड़ी। राजकुमारी सीरियल से हमने बाग की हालत देखी नहीं गई। पहरे पर चौकीदार व माली को न देखकर आग बबूला हो गई और शेरनी की तरह अगाड़ी बढ़कर सोते हुए माली को जा जगाया और कड़क कर कहा, हे ये बगिया का सत्यानाश किस प्रकार तुम्हारे होते हुए हुआ है? क्या तुम्हें रखवाली के लिए नौकर रखा गया है या आराम तलबी के लिए? न मालूम किस नालायक घुड़सवार का घोड़ा बाग में घुसकर सारी बगिया की फुलवारी का सत्यानाश कर गया है। बागवान आंख मलते हुए उठकर बोला, राजकुमारी जी मैं तो फाटक बंद करके अभी अभी लेटा था। मैंने तो किसी घुड़सवार को बगिया के अंदर बढ़ते हुए देखा नहीं। न मालूम जरा सी देर में ऐसी प्यारी बगिया की सारी रौनक बिगाड़ डाली। जरा देर पहले तो खूब बाग बहार और फुलवारी खिली हुई थी। इतना सुनकर सीरियल गुस्से में भरकर बोली, तो और ये कटोरा ताल को भी तुम्हारे जरा देर सोने से ही दुर्गंध युक्त बनाकर सारी पैड़ियां तोड़ डाली गई हैं। राजकुमारी सीरियल को बागवान से नाराज होकर उलझते देख पेड़ के पास खड़ा नीला घोड़ा खूब जोर से हिनहिनाया। तब राजकुमारी सीरियल और उनकी तमाम सखी सहेलियों की नज़र उद्यमी नीले घोड़े की तरफ गई। सबने उस नीले रंग के विचित्र अश्व को बड़े गौर के साथ देखा और उसकी विचित्रता को देखकर कौतूहल से देखते हुए उसके निकट जा पहुंची। नीला घोड़ा अकड़ के साथ खड़ा होकर राजकुमारी सीरियल की सजी धजी सखी सहेलियों को देखकर मन ही मन मुस्कुराया, उसी प्रकार जिस प्रकार वह सब उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तब राजकुमारी सीरियल ने पंखयुक्त नीले घोड़े को पेड़ के नीचे अकड़ के साथ खड़े देखा तो राजकुमारी सीरियल को बड़ा ही कौतूहल हुआ। राजकुमारी अपनी सहेलियों से बोली, घोड़ा तो काफ़ी सुंदर है पर इसका सवार दिखाई नहीं देता, वह किधर चला गया? अभी सखियों ने कोई उत्तर भी दिया न था कि नीला घोड़ा मनुष्य की बोली में बोला, भाभी जी नमस्कार। आपको जिसकी तलाश है वह मेरा स्वामी इस सामने वाली चित्रसारी में पलंग के ऊपर आराम से सो रहा है। घोड़े को मनुष्य की बोली बोलता देख राजकुमारी सीरियल को और भी भारी ताज्जुब हुआ। ये मुआ तो मनुष्य की बोली भी समझता है और बोलता भी है। तो अपनी आंखें लाल पीली करके बोली, हे गुस्ताख घोड़े, इस माने ये हुआ कि इस बगिया की फुलवारी और क्यारियां उजाड़ने और मेरा कटोरा ताल का पानी गंदला करने वाला गुस्ताख तू ही है। अब गुस्ताखी कर, मुझे भाभी कहकर डबल गुस्ताखी कर रहा है। तुम्हें और तुम्हारे सवार को इसका भारी दंड मिलेगा। सज्जनों, राजकुमारी सीरियल को 16 श्रृंगार के हंसनी के समान अति सुंदर बदन गुस्से में देखकर उसका नूर निहारा तो गोगावीर की तकदीर ही मन सराहना की और हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी जी आप भाभी कहने से व्यर्थ बुरा मान गई। मेरा जो सवार है उससे मेरा गुरु भाई का नाता है और आप उनकी भार्या हैं। इस अधिकार से आप मेरी भाभी हैं और ब्याह हो जाने पर पक्की भाभी जी हो जाएंगी। बैमाता के लिखे को मिटाने की शक्ति तो ब्रह्मा में भी नहीं है। मेरा सवार आपके पलंग पर सुख नींद सो रहा है, जिसका आधा अभ्यास स्वप्न में आपके साथ हो चुका है, सिर्फ आधा ही बाकी रह गया है। अब जाकर अपने पतिदेव के दर्शन करो और मेरा पीछा छोड़ो।
ऐसी गुस्से वाली भाभी को मेरा दूर से ही नमस्कार। सज्जनों, नीले घोड़े की गुस्ताखी भरी वार्ता सुनकर राजकुमारी काफी क्रोध में भर गई। पेड़ की टूटी पड़ी मजबूत संटी को हाथ में उठाकर बोली, अरे गुस्ताख, जरा ठहर। बजमारे, तेरी बार बार की गुस्ताखी से राजकुमारी कन्या को भाभी कहने का मजा चखाती हूँ। न मालूम किस बेवकूफ़ नगर के रहने वाले तुम लोग हो। हमारे यहाँ तो सब बड़े बूढ़े लोग लड़कियों को बेटी और बराबर वाले बहन जी तथा छोटे बच्चे बुआ जी कहकर बुलाते हैं। ले अब भाभी कहने का मजा चख। ये कहकर 6-7 संटी जोर जोर से अपने दांत भींचकर नीले की पीठ पर तड़ातड़ जमा दी और बोली, अब भाभी कहकर बोल। अपनी पिटाई की परवाह न कर नीला घोड़ा बोला, हमारे बागड़ प्रांत में तो जो जहारवीर का ददरेड़ा नगर है, चाहे आधी ब्याही हुई हो चाहे सारी, छोटी भाभी कहकर ही पुकारते हैं। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता। अपने अपने प्रांत की बोली जुदा जुदा होती है। रही मेरे साथ संटी खेलने की बात, तो हमारे यहाँ तो देवर भाभी ब्याह हो जाने पर ही संटी खेलने का खेल खेला करते हैं। मैं तो अपना नेक जब ही पूरा करूँगा जब मेरी पीठ पर सवार होकर आप हमारे घर पहुँच जाओगी और कुआं पूजने नौलखे बाग में पहुँचोगी। राजकुमारी सीरियल की सभी सखी सहेलियाँ नीले घोड़े की वार्ता सुनकर मन ही मन मुस्कुराकर राजकुमारी सीरियल का मुख देख रही थी। राजकुमारी सीरियल से अपनी सहेलियों का मन ही मन मुस्कुराना उनका चेहरा देखकर छिपा न रहा। वह कहने लगी, बेवकूफ़ों के मुंह लगना व्यर्थ है, आखिर है तो जानवर ही। नीला घोड़ा बोला, ठीक है, अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। अपनी चित्रसारी में पहुंचकर अपने पति गोगावीर के बाएं पैर का अंगूठा पकड़ कर या चूम चूम कर जिस प्रकार हो जगा लेना। लेकिन मेरा मालिक बड़ा ही गुस्से वाला है। उसके कोड़ों की मार से मेरी पीठ सूजी पड़ी है। ऐसा न हो कच्ची नींद से जगने के कारण 1-2 कोड़ा आपकी भी पीठ सुजा दे। मैं तो बुराई के बदले भी भलाई ही करने वाला पशु जो हूँ। इतना सुनकर राजकुमारी सीरियल अपनी सखियों से बोली, इस विचित्र घोड़े के सवार को भी चलकर अवश्य देखना चाहिए, जिसने मेरी चित्रसारी में पहुंचकर मेरे पचरंग पलंग पर सोने की गुस्ताखी की है। तुम थोड़े से फूल यहीं से साफ साफ बीनकर उठा लो, न मालूम किस मौके पर काम आ जामे। सज्जनों, राजकुमारी सीरियल की आज्ञानुसार सब सखियों ने साफ साफ फूल जमीन में से बीनकर बढ़िया बढ़िया फूलों को चुनकर अपनी अपनी झोलियां भर ली और राजकुमारी सीरियल को संग लेकर गोगावीर को जगाने के लिए बंगले की चित्रसारी में जा पहुंची। राजकुमारी सीरियल के माता पिता योगी जालंधर नाथ के शिष्य थे और उन्हीं के वरदान से कामदेव के समान सुंदर राजकुमारी सीरियल का जन्म रानी सिरोंजा के उदर से हुआ था, जो स्वंगल द्वीप नरेश राजा सिंधा सिंह की धर्म पत्नी थी। बसंत ऋतु होने के कारण उपवन का वातावरण बड़ा ही मनमोहक हो गया था। राजकुमारी सीरियल की सारी सखियां जवानी से भरपूर अप्सराओं के समान, उनके चेहरे पर नूर, एक से एक सुंदरी, ऊपर से बसंती युवा वायु की बहार समय अपना रंग दिखला रहा था। उधर गुरु गोरखनाथ महाराज की दया से आसमान में बादल होकर वर्षा भी रिमझिम कर नन्ही नन्ही फुहार गिराने लगी। जब राजकुमारी सीरियल और उसकी सखियों ने जहारवीर को प्रगाढ़ निद्रा में पलंग पर सोते हुए देखा, जहाँ शेषनाग अपना पहरा दे रहा था, उनका चेहरा चंद्रमा के समान चमचमाकर दैदीप्यमान हो रहा था। जब सखियों की नज़र उनके चमचमाते चेहरे पर नहीं जम सकी तो सबने अपनी अपनी गर्दन नीचे को झुका ली। राजकुमारी सीरियल तो एक ही झलक में अपना तन मन निसार कर बैठी। वह तो अपनी टकटकी बांधे उन्हें निहारती ही रही, दीन दुनिया को भूलकर अपने नेत्र तृप्त करने में ही लगी रही। राजकुमारी सीरियल की यह वीरानी दशा देखकर उनके प्रमुख सखी चतुरंगी बोली, ऐ सखी सीरियल, तुम तो इन पर ऐसी बलिहारी हो रही हो कि अपनी सारी ही सुध-बुध खो बैठी। लोक लाज कुल की कान किसी का भी भय न माना। ऐसी अधीर हो, धीरज नहीं खोना चाहिए। जरा सोचो तो, अगर तुम्हारे पिताजी को इन बातों का पता पड़ गया तो हम सबकी क्या गत बनेगी। राजकुमारी जी, कुल मर्यादा का उल्लंघन करना बड़ा ही दुख देवा होता है। हम लोग तो तुम्हारी मातेश्वरी को मुंह दिखाने लायक न रहेंगी। अपनी सखी चतुरंगी की बातें सुनकर राजकुमारी सीरियल बोली, सखी जरा चुपकी रहो, तुम क्या जानती नहीं, प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहें भरना क्या। सखी, मुझे तो ऐसे भान होता है कि मेरा इनका जन्म जन्म का नाता है। मैं तो इन्हें जगाकर इनके साथ चौपड़सार खेलूंगी। इनके हार जाने पर इन्हें कैद करके इनके उजड़े घोड़े से ईंट पत्थर ढुलवा कर अपने रहने को विशाल भवन तैयार करवाऊंगी। अपनी सहेलियों से इस प्रकार कहकर चतुरंगी सखी की गोद से मुट्ठी भर फूल लेकर सोते हुए गोगाजी के पलंग पर
पुष्प वर्षा करने लगी, परंतु गोगा जी की नींद इस पुष्प वर्षा से नहीं टूटी। जब पुष्प वर्षा बेकार साबित हुई तब आगे बढ़कर बाएं पैर का अंगूठा जा दबाया। इस उपक्रम से राजकुमार जोधा की निद्रा भंग हो गई। आंखें खोलकर देखने से जो दृश्य दिखाई पड़ा तो गर्दन नीची करके पलंग के नीचे उतरकर खड़े हो गई। इतनी सारी सुंदर नारियों को देखकर जो अप्सराओं जैसी चमचमा रही थी, परंतु स्वप्न वाली सुंदरी उन्हें न दिखाई पड़ी। वह चंद्रमा के समान मुख वाली राजकुमारी सीरियल फूल फेंककर सब सखियों के पीछे पीछे जा खड़ी हो गई थी, जिस प्रकार बादलों के पीछे चांद छिप जाया करता है। जहारवीर जोधा अपनी स्वप्न वाली राजकुमारी को अपनी सखियों के पीछे छिपा देखकर मन ही मन मुस्कुराकर प्रेम नशे में सराबोर हो गई। विचारने लगे, ये ही है वो जो मेरे संग 3.5 फेरे फेर कर यहाँ भाग आई। मैंने भी ने गुरु गोरखनाथ जी महाराज की दया से ढूंढ ही निकाला। राजकुमारी सीरियल को भी उसी प्रकार स्वप्न आया था जिस प्रकार गोगा जी को आया था। उसे ही अपना आधा ब्याह होने का सारा विवरण भली प्रकार ध्यान आ गया। उसे भी अपना स्वप्न सच्चा होता दिखाई देने लगा। राजकुमारी जी की हालत देखकर गोगा जी जान गए कि राजकुमारी को भी मेरी तरह स्वप्न दिखा है। उसी पर यह विचार कर रही है। इसे ही वह मन ही मन मग्न हो रही है। सज्जनों, इस प्रकार राजकुमारी सीरियल को मन में मगन देखकर गोगा मुंह उठाकर बोले, राजकुमारी जी मुझे क्षमा करें। मैं सफ़र का हारा थका होने के कारण घोर निद्रा का सताया हुआ आपके पलंग पर आकर सुख की नींद सो गया और पड़ते ही बेहोश हो गया। अब आप इजाज़त दें जिससे कि मैं अपने घोड़े को खोजकर अपने उद्देश्य की पूर्ति को जाऊं। इतनी बात गोगा जी की सुनकर राजकुमारी सीरियल भी जान गई, ये जो कुछ भी कह रहे हैं सब बनावटी बातें हैं। मेरे मन को तो पूर्ण निश्चय है इन्हें भी मेरी तरह स्वप्न दिखा है और किसी चमत्कार द्वारा मुझे तलाश करते हुए यहाँ आकर मेरे पलंग पर पसर गए हैं। इस प्रकार विचार करके राजकुमारी सीरियल व्यंग्यपूर्वक बोली, ऐ राजकुमार जी, जुल्म तो आपने बड़ा भारी किया है, परंतु ये समझ नहीं आ रहा आपको सजा किस प्रकार दी जावे। एक तो तुम्हारे उज्जड़ घोड़े ने मेरी बगिया का सत्यानाश करके सब फुलवारी बिगाड़ डाली, मेरे कटोरा ताल का जल बिगाड़ कर उसकी पैड़ियाँ भी उछल कूद मचाकर फोड़ डाली। अब मैं इस सब नुकसान कौन अदा करेगा? पहले आप ये बताएं, आप इस प्रकार उज्जड़ प्रांत के रहने वाले हैं, आपका तथा आपके माता पिता का नाम क्या है? इतना सुनकर गोगा जी गर्दन ऊंची करके निगाह से निगाह मिलाकर बोले, राजकुमारी जी, मैं बागड़ प्रांत दरेड़ा नगर का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम राजा जेवर सिंह है और माता का नाम महारानी बाछल है, जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्रमुख शिष्या हैं। उन्हीं की कृपा से मेरा जन्म पुष्प नक्षत्र में हुआ है। मेरा अब तक कहीं मस्तक नहीं झुका था, सिर्फ आपके सामने ही अपने नालायक नीले घोड़े की करतूतों के कारण झुकाना पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है मैंने जिस राजकुमारी को अपने स्वप्न में देखा था और आधा ब्याह करवाकर रूपोश हो गई थी, वह भी बिल्कुल आपके ही समान सुंदर थी। वह आप ही अपने माता पिता का नाम बताने की कृपा करें। राजकुमारी सीरियल ने भी अपने माता पिता का नाम बताकर अपना पूर्ण परिचय दिया और बोली, हे बागड़ देश के राजकुमार, जिस प्रकार आपने मुझे स्वप्न में देखा है उसी प्रकार मैंने भी आपको स्वप्न में देखा था और आधा ब्याह भी जरूर हुआ था, परंतु ये ही सोचकर चुप होकर मन मारकर बैठ गई कि कहीं स्वप्न भी इस प्रकार सच्चे होते हैं। इतना सुन गोगा जी बोले, प्राण वल्लभे, होते कैसे नहीं? अगर स्वप्न सच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें किसी भी प्रकार ढूंढ नहीं सकता था। अब जब स्वप्न सच्चा करना ही है तो 64 सार खेलकर बाकी का आधा ब्याह भी कर डालें। इस प्रकार राजकुमारी सीरियल बोली, मुझे तो आपसे कोई इनकार नहीं, पर शर्त यह रहेगी, आप हार गए तो आपको पुष्पमाला पहनकर मेरे देश में ही रहना पड़ेगा, जिससे मैं अपने माता पिता के नगर में ही रहकर आपकी चरण सेवा करूं। और अगर मैं हार गई तो आप मुझे जहां चलने को कहेंगे वहां ही चलकर आपकी चरण सेवा करूंगी। इन दोनों का वार्तालाप सुन राजकुमारी सीरियल की सारी सखियां हैरान होकर अपने अपने घर जाने की जल्दी करने लगी। तब राजकुमारी सीरियल की सखी चतुरंगी आगे बढ़कर बोली, हे राजकुमारी जी, तुम्हें तो अपने माता पिता का जरा भी डर भय नहीं है। ऐसी बेहयाई हमने न देखी और न सुनी। ये क्या कुलवंती राजकुमारी को शोभा देता है? अपने माता पिता की मर्जी के बिना ब्याह हुए एक परदेसी के साथ चौपट सार खेलो। ये तो अपने बड़े बूढ़ों की पगड़ी उछालकर कुल को कलंकित करना है। तुम तो हमें कटोरा ताल नहलाने के लिए लाई थी, अब न जाने कौन से ताल का स्नान कर बेहयाई दर्शाने लगी। हमें तो नहाने का बहाना मात्र ही दिखाई पड़ता है। हमें तो तुमने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे या हमारे माता पिता पूछेंगे कि ताल नहाने में इतनी देर किस प्रकार लगी, तो उन्हें क्या बहाना बताया जाएगा? इस पर हम उन्हें क्या उत्तर देंगी? इतना सुन राजकुमारी सीरियल बोली, प्यारी सखी चतुरंगी, आज तुम किस प्रकार की बातें करने लगी जो इस पवित्र बंधन को गलत कदम समझ रही हो। इनके साथ मेरा ब्याह होना निश्चित है। मेरा इनका इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का नाता है। दुनिया की कोई ताकत इसमें विघ्न नहीं डाल सकती। तुम देख लेना, ये तुम्हारे जीजा जी बनेंगे और तुम सभी सखियां इनकी सालियां कहलाओगी। राजकुमारी सीरियल की वार्ता सुनकर
सारी सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसमें मौसम अधिक सुहावना बन गया। अपनी सखियों को हंसता देखकर राजकुमारी सीरियल जहर से बोले, आपके ही कारण ये सालियां मेरा कैसा मजाक बना रही हैं। अभी से इनका ये हाल है, न मालूम आगे क्या कुछ कर बैठे। मुझे यही भय है ये मुझे बिना वजह बदनाम न कर दें। इस प्रकार ये वार्ता उनकी चलती रही। अब आगे की कथा अगले वीडियो में कहेंगे। और यह कथा आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।